हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर अपन डिस्कस करेंगे और हरित क्रांति के बारे ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। इससे संबंधित जो है सिविल सर्विसेज में है, विभिन्न प्रकार के और छोटे एग्जामिनेशंस में है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में हमेशा क्वेश्चन जो है वो बनता रहता है। जो हरित क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए नॉर्मन का एक कोटेशन आती है कि सिविलाइजेशन एज इट इज नोन टुडे could not have evolved, nor can it survive without an adequate food supply. Now, ये जो सेंटेंस है ये एक कृषि की उपयोगिता को प्रदर्शित करता है और उसके महत्व को कि मानव के सर्वाइव के लिए जीने के लिए जो है कृषि और अन्न की आवश्यकता होती है। जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है इट रेफर्स टू द ग्रेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स सच एज राइस एंड व्हीट। जो प्रारंभ का समय है जिसमें हरित क्रांति से है उसमें मुख्यतः गेहूं को बहुत लाभ मिला था और सेकंड जो फेज था उसमें चावल और दूसरी चीजों पर दालें वगैरह पर ध्यान दिया गया। एंड ड्यू टू द introduction of the high yield varieties to use the pesticides and to better management techniques जो है वो हम खाद्यान्न की दृष्टि से काफी आत्मनिर्भर हुए हैं। आज़ादी के समय से ही समय से खाद्यान्न की जो स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर थी क्योंकि हमारी जनसंख्या की हम पूर्ति कर नहीं पा रहे थे। और कुछ समय ऐसा भी रहा है जहाँ भुखमरी की सिचुएशंस भी जब अकाल पड़ा वहाँ पर खाद्यान्न हमारे पास नहीं था, हमें आयात करना पड़ता था। ये एक बड़ी गंभीर समस्या थी भारत में और खाद्यान्नों की आपूर्ति की तुलना में मांग काफ़ी अधिक थी। मैंने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, जनसंख्या की हम भोजन की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे और मांग एवं आपूर्ति के अंतर को आयात एवं राशनिंग के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया था। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हम गेहूं भी विदेशों से काफी लंबे समय तक आजादी के बाद तक हमने आयात किया है। जो प्रथम योजना काल था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, कृषि को दो महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किए गए। मानसून की अनुकूल स्थिति व अधिक महत्व दिए जाने वाले कारण कृषि उत्पादन में पहले योजना काल में वृद्धि हुई। जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना था, दूसरे योजना काल के दौरान भारी मात्रा में खाद्यान्न को आयात करना पड़ा था, ये मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरी योजना के दौरान 1956 जैसे अब अपन डिस्कस करते हैं कि भारत ने अमेरिका से PL 480 समझौता किया था जिसके अंतर्गत खाद्यान्न आयात किए जाने की योजना थी। मतलब हमें ट्रीटी जो है वो आप इम्पोर्टेंस इससे देख सकते हैं कि उस वक्त ट्रीटी जो कर रखी थी वो खाद्यान्न के लिए करनी पड़ रही थी हमें। और भारत की मांग आपूर्ति के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा करने की नीति चौथी योजना के अंत तक चलती रही, परंतु सरकारों को खाद्यान्नों के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता के खतरों का अनुभव होने लगा और इसलिए सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के उपायों करने का प्रारंभ किया था। कुछ समय ऐसा भी था जिसमें कि जब हमारे पास जो गेहूं आया विदेशों से उसके साथ खरपतवार के काफी सारे आए और हमें काफी उसके कारण आज भी हानि देखने को मिलती है। खाद्यान्नों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में सरकार का प्रयास पारंपरिक कृषि व्यवहारों के स्थान पर आधुनिक, ये एक मेजर था कि आधुनिक तकनीक व फार्म व्यवहारों में लाना था। इसके साथ साथ भूमि सुधारों को लागू करने एवं प्रेरक मूल्य नीति अपनाकर खाद्य आपूर्ति में वृद्धि करने की योजना थी। ये एक मुख्य था कि भारत की जो कृषि जो पारंपरिक थी और इसे जोत का आकार भी काफी छोटा होता जा रहा था। तो इस दिशा में जो है वो क्रांतिकारी कदम लेने अति आवश्यक थे। कृषि क्षेत्र में अल्प उत्पादकता को दूर करने के लिए एक उपाय पूंजी की मात्रा में वृद्धि कर उत्पादन तकनीक में परिवर्तन लाना। इसी बीच मैक्सिको ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी बीच मैक्सिको में गेहूं की नई किस्म सामने आई जिसने विकासशील देशों के मध्य आशा की किरण जागृत की। ये यहाँ से पहला प्रारंभ होता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 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 टर्म दिया जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो was used by the विलियम गॉर्ड नॉर्मन बोरलॉग। ये is the father of the green revolution। दुनिया के अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। और जो मध्य 60 था, 1960 वाज वेरी नोटेबली नोट वर्दी पीरियड विद द स्टैंड पॉइंट ऑफ द एग्रीकल्चर। न्यू हाई यील्ड वैरायटीज इस वक्त जो है उत्तम किस्म के बीजों का उत्पादन होने लगा, हाइब्रिड सीड्स का वैरायटीज आने लगी। और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ था वीट। Wheat were developed by the Professor Norman Borlaug and were adapted
By a number of the countries, southern countries, Southeast Asia started adopting them as a wide scale. The new agriculture strategy was termed as the high yield variety programs. ये गेहूं के लिए स्पेशली मुख्यतः, क्योंकि गेहूं जो है खाद्यान्न का एक मुख्य साधन है, मुख्य स्रोत है, और भारत में तो मुख्य है। और भारत में जब जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, हरित क्रांति के जो फादर कहलाते हैं, वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, एज ट्रेडेड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में इन्हें कहा जाता है। इन्होंने इन अर्ली 68 में intensive cultivation of land without conservation of the soil fertility and soil structure would lead to ultimately a springing desert। ये वार्निंग दिया था कि अगर अत्यधिक विदाउट प्रिकॉशंस के साथ करेंगे तो इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे, और बाद में हमें देखने को मिले भी। भारत में अभी तक सुधारों पर बल भूमि सुधारों का काफी महत्वपूर्ण बल दिया गया, और भूमि सुधारों के माध्यम से जो है वो खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है जो खेतों का आकार काफी छोटा था और बिखरा हुआ था, तो व्यक्ति की सभी भूमियों को एक जगह इकट्ठा करके, ताकि उसका फार्म हाउस का जो उसकी एग्रीकल्चर लैंड का या जोत का आकार जो है बड़ा किया जा सके। उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई पर आधारित नवीन पद्धति के पहले पहल जो है पायलट योजना के रूप में 1960 और 1961, ये टर्निंग पॉइंट है हमारा। 60-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के चयनित 7 जिलों में लागू किया गया। उत्पादकता वृद्धि इस प्रथम प्रयास में उत्साहवर्धक थी, और परिणामों के फलस्वरूप इस योजना को 1965 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम 114 जिलों में लागू किया गया। रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशकों पर आधारित नवीन कृषि रणनीति को 1966 और 1967 में एक पैकेज कार्यक्रम में लागू किया गया, और 1967 और 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो देखने को भारत में मिलती है। ना ये जो जो ग्रीन एक कोटेशन के रूप में, द ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म द इमेज ऑफ इंडिया, जो भारत की जो एक इमेज बनी हुई थी ऑफ इंडिया, फ्रॉम बीइंग ए बैगिंग बाउल। हम क्योंकि दूसरे देशों से भोजन के लिए निर्भर थे, गेहूं हम आयात करते थे, तो हमारी ये हमेशा ब्रिटिश जो इसी काम के लिए प्रारंभ का काल यही रहा कि हम कहाँ से अपने जनसंख्या की भोजन की आपूर्ति कर सकें और गेहूं का हम आयात कर सकें। तो उस संबंध में है ये बीइंग ए बैगिंग बाउल टू ब्रेड बास्केट। तो हमने अपना भोजन जो है आत्मनिर्भर बनने की तरफ प्रयास किया। However, to rectify flaws and loopholes naturally होते हैं of the green revolution were need to make it evergreen। ये बाद में इस दिशा में प्रयास काफी किया जाने लगा, क्योंकि अचानक जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, नो डाउट है, आपको देखने को मिलेगा कि भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति पूरी होने लगी, और खाद्यान्न जो है धीरे धीरे हम जनसंख्या को भोजन देने लगे। परंतु इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ जो है नेगेटिव पॉइंट्स ही अपन डिस्कस करेंगे बाद में, वो सामने आए और उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ। जो हरित क्रांति का जब अध्ययन करते हैं, अध्ययन को 2 चरणों में किया जाता है। प्रथम जो चरण कहलाता है वो 1967 से 1980 और 81 का ड्यूरेशन है, ये जो पीरियड है। और ये हरित हरित क्रांति का प्रथम चरण था, और इसका प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्रों तक का उन्नत बीज कार्यक्रम गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार तक ही सीमित रखा गया। परंतु इसके अंदर जो है वो गैर खाद्यान्न वाली फसलों को इस दायरे से बाहर रखा, क्योंकि हमारी इस वक्त जो मौलिक आवश्यकता थी कि वो भोजन की आपूर्ति थी, अपनी जनसंख्या को हम भोजन उपलब्ध करा सकें। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो खाद्यान्न फसलों पर ही फोकस किया गया। और इस ड्यूरेशन का जो प्रथम चरण का जो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ जो है वो गेहूं उत्पादन को मिला। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। भारत में गेहूं के उत्पादन में बड़ी मात्रा में हमें इस संबंध में हमें जो है वो हमारा लाभ मिला, जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई। चावल के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई, और मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का का उत्पादन या तो स्थिर रहा या इसमें अनियमितता में धीमी वृद्धि हुई। ये सेकंड फेज के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। और हरित क्रांति का कोई भी लाभ दालों को नहीं प्राप्त हो सका, यहाँ तक कि दालों की उत्पादकता में कमी आई इस फेज के अंदर।
क्योंकि पहला जो प्रथम चरण हमारा मुख्य जो फोकस रहा इसके अंदर, वो गेहूं पर रहा और खाद्यान्न पर रहा था। जो दूसरा चरण भारत में प्रारंभ हुआ हरित क्रांति का, वो 1980-81 से लेके 1996 और 97, ये ड्यूरेशन था। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत के संदर्भ में। और इस काल के अंदर नवीन जो है टेक्नोलॉजी आई देखने को मिलती। और इस काल में जहाँ चावल और तिलहन का निष्पादन अच्छा नहीं हुआ था, वहीं दूसरी ओर इसका निष्पादन बेहतर हो लगा। अब चावल और जो है इन पर फोकस किया गया और उनका भी उत्पादन में काफी मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। इस काल के अंदर चावल व तिलहन के उत्पादन की वृद्धि दर जो है 3.35 से 5.81, काफी बड़ा जंप था इस दिशा में। प्रतिशत थी, जो प्रथम काल की चावल और तिलहन की 2.2 से 0.398% वृद्धि दर से काफी अधिक है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति उत्पादकता में दृष्टिगोचर होती है। और चावल की प्रथम और द्वितीय काल की वृद्धि को अगर क्रमशः हम देखते हैं तो 1.45% व 2.82% रही। और तिलहन में भी हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी और प्रथम काल में हरित क्रांति के वाहे गेहूं के लिए द्वितीय काल में उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि दर 3.62 से 2.91% रही। जो रही प्रथम काल में उत्पादन में 5.65% व उत्पादकता जो है 2.62% की वृद्धि दर्ज की गई थी। द्वितीय काल में दालों, मैंने अभी डिस्कस किया था, चावल और दालों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिली। ये एक बहुत अच्छा सेकंड जो हमारा फेज है ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो काफी टर्निंग पॉइंट है भारत की दृष्टि से। और अन्य फसलों के उत्पादन, केवल ज्वार को छोड़कर वह उत्पादन में वृद्धि हुई। इस प्रकार द्वितीय काल में उत्पादन और उत्पादकता के संदर्भ में विभिन्न फसलों के मध्य आय अंतर में कमी आई। ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए लाभकारी रहा। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है कि इसके हरित क्रांति के कुछ लाभ हुए, अभी डिस्कस किया, कोई खाद्यान्न की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हो गए, अपनी जनसंख्या की भोजन की आपूर्ति हम करने लग गए, मगर इसके कुछ हानियां भी हुई। तो इसके प्रभावों के बारे में डिस्कस जब करते हैं अपन, तो पहला जो पॉइंट आता है, हरित क्रांति के माध्यम से देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफल रहा। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि हम जो भोजन गेहूं मंगाने में जो पैसा खर्च कर रहे थे आयात करने में, अब वो दूसरे जो हैं वो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, उस धन को हम लगाने लगे और हम आत्मनिर्भर हो गए और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्न उत्पन्न करने लगे। इसका सबसे बड़ा लाभ ये देखने को मिला। हरित क्रांति के माध्यम से कृषि श्रमिकों में मौद्रिक आय में वृद्धि भी, नेचुरली उनके जो है वो आय में वृद्धि देखने को मिलती है। जो टाइम ड्यूरेशन है 1967-68 से 1980-81 के मध्य जो है हरित क्रांति का लाभ गेहूं, अपन ने कहा, वह एक स्तर तक चावल को भी मिला। इन दोनों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबकि अन्य फसलों के उत्पादन में उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई, जो पहला ड्यूरेशन है। दूसरा ड्यूरेशन जो है, जो अपन ने अभी मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, ये बड़ा कमाल का टर्निंग पॉइंट रहा और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में सेकंड जो फेज था हरित क्रांति का, काफी महत्वपूर्ण है। और 1980 और 81 के बाद की जो काल में हरित क्रांति के लाभ सभी फसलों में प्राप्त हुए, सभी पर। और 80-81 के बाद के काल में उत्पादन वृद्धि में उत्पादकता वृद्धि का बड़ा योगदान रहा। और इसलिए ये रहा कि भारत में जो कृषि के क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी आ गई थी, उर्वरकों आ गए थे, नए हार्वेस्टर्स का फॉर्मेशन है, कार्बाइन्स का फॉर्मेशन है, मतलब आधुनिक तकनीक जो है भारत में आ गई थी और उसका उपयोग जो है। और ये आपको पंजाब में अधिक देखने को मिला। पंजाब, हरियाणा, कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र, ये हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसको देखने को मिलता है। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने अभी कहा कि अभी डिस्कस किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आ गई थी और विज्ञान और तकनीक की सहायता से हम सिंचाई के साधन हमारे पास उपलब्ध हो गए थे, उर्वरक की दृष्टि से, बुआई की दृष्टि से, फसलों को काटने की दृष्टि से, सभी प्रकार से हमारे पास आधुनिक यंत्र जो है उपलब्ध होने लग गए थे। और कृषि क्षेत्र में ऊर्जा का उपयोग, ये एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि सिंचाई के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो हमें उपलब्ध होने लगी थी और ऊर्जा के साधन हमारे यहाँ विकसित हो गए थे।
1980-81 से पूर्व की हरित हरित क्रांति के जो काल में हरित क्रांति का जो लाभ जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने डिस्कस स्टूडेंट, ये एक मेजर लाभ वाला क्षेत्र था। इत्यादि राज्यों तक सीमित रहे, परंतु 60-80 के बाद का जो 80 के बाद का स्पेशल 80-81 के बाद में जो हरित क्रांति का जो प्रसार जो है वो पूर्वी क्षेत्रों में हुआ, उड़ीसा, बिहार 81 के बाद बंगाल में तीव्र वृद्धि से जो है वो वृद्धि देखने को मिली। और बंगाल वाला जो ये वाला जो है उड़ीसा, बिहार एंड बंगाल, ये चावल चावल का जो उत्पादन की दृष्टि से इसने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, क्योंकि ये वो प्रांत हैं जहाँ पर भोजन के लिए भोजन जो है वो चावल उनका मुख्य है। अगला है हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति के प्रभाव से गेहूं उत्पादन के क्षेत्रों में सापेक्षता अधिक लाभ पहुंचा, जिससे कि अब इसका जब हम डिस्कस करते हैं ये तो लाभ थे, मगर इसके स्टूडेंट इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन है कि हरित क्रांति के जो है वो आलोचनात्मक दृष्टि से इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकता है। जब आलोचना का जहां तक बिंदु आता है तो एक पहला आता है कि इसके कारण जो है गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। फर्स्ट फेज में ही हो गया था, सेकंड फेज में भी रहा, मगर इसमें क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि होगी। रीजनल जो है वो जो है रीजन वाइज जो है, दैट मेक पंजाब एंड दैट मेक अदर स्टेट्स, यू टेक द एग्जांपल ऑफ बिहार, अभी जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इनमें अंतर काफी हुआ। असमानता जो है वो पैदा हो गई। वो असमानता जो है वो प्रांतों के स्तर पर भी हो गई, व्यक्तिगत स्तर पर भी हो गई। और हरित क्रांति के अंतर्गत अधिक पूंजी निवेश जरूरी होने के कारण समृद्ध किसानों, ये मैंने अब कहा था कि व्यक्तिगत स्तर पर, कि जिनके पास धन उपलब्ध अधिक था और जिनके पास कम था, जिनके पास धन उपलब्ध था उन्हें जो अधिक लाभ मिला। परंतु बाद में क्योंकि सरकार ने सब्सिडीज की पॉलिसी भारत में प्रारंभ की और मंडियों के द्वारा जो है वो खरीदना शुरू किया, विभिन्न खाद्यान्नों को खरीदना शुरू किया, उससे जो है वो छोटे लघु सीमांत किसानों को भी इसका लाभ देखने को मिलता है। फिर मैंने वही कहा कि अंत व्यक्तिगत असमानता और सुनिश्चित रूप से वृद्धि हुई। ये पंजाब में मुख्यतः देखने, पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है ये देखने को मिलता है कि बड़े किसान और समृद्ध हो गए, छोटे किसान कुछ और भी कमजोर हो गए थे उसमें। और क्योंकि अचानक उत्पादन बढ़ा तो जो उनकी जो लागत थी उसका मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहा था। उस दिशा में सरकार ने फिर कार्य प्रारंभ किया। हरित क्रांति ने जहां तक एक उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की, वहीं दूसरी ओर पारिस्थितिकी, क्योंकि हमारे भारत देश में क्या था, लिटरेसी की शिक्षा का स्तर काफी कम था, तो जो बुआई की तकनीक थी या कीटनाशकों का उपयोग था वो अवैज्ञानिक तरीके से प्रारंभ किया, और उसका विपरीत प्रभाव जो है वो पारिस्थितिकी पर देखने को मिलता है। और सिंचाई की सुविधाओं के बिना ही जल निकास की व्यवस्था करने से मिट्टी की क्षारीयता बढ़ गई। और ये आप हनुमानगढ़ और गंगानगर में देख सकते हो, वहाँ पर जो है वो अत्यधिक सिंचित होने के कारण जो है वो भूमि जो है वो खारी होती आ रही है। और कीटनाशकों में मैंने इसका अवैज्ञानिक प्रयोग से मानव पर्यावरण के अनेक खतरे बढ़ गए, और मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की संरचना के संरक्षण के लिए बिना प्रभावी कदम उठाए सघन कृषि पर बल दिया जाए, जिससे खेतों में रेगिस्तान के परिवर्तित होने लगे। डेजर्ट का जो स्प्रेड है वो देखने को मिलता है। ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है। और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट जो दोनों आते हैं, एक तो पारिस्थितिकी और एक व्यक्तिगत असमानता। ये दो एस्पेक्ट जो है वो व्यक्तिगत असमानता जो है दूसरे विषयों में भी अध्ययन किया जाता है इस विषय पर। जो दूसरी हरित क्रांति था, कृषि में 4% की वार्षिक दर पर विभिन्न स्तरों पर अनेक राज्यों और एजेंसियों द्वारा किए गए कृषि सुधारों की गुणवत्ता तथा मांग में सुधार करके ही प्राप्त किया जा सकता था। इन सुधारों के उद्देश्य से लगातार कंटिन्यूस जो एक सिस्टम डेवलप किया, साधनों का प्रभावी प्रयोग कर मृदा, जल और पारिस्थितिकी संरक्षण होना चाहिए था। ऐसे समग्र ढांचों में जल, सड़कों, विद्युत जैसे ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तीय पोषण शामिल किया गया इसके अंदर, क्योंकि इसके जो है वो हानि हमें देखने को मिली थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आई दृष्टिकोण, इस प्रकार का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट समग्र ढांचे पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमें देखने को हरित क्रांति के मिलने आ गए थे, सामने आ गए थे। और 11वीं पंचीय योजना में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि दर की दुगना करना था, जल प्रबंधन में सुधार करना था, वर्षा जल संचयन और जल को सिंचित करना था,
और निम्न स्तरीय भूमि को उसको रेनोवेट पुनरुद्धार करना तथा मृदा गुणवत्ता का ध्यान देना, प्रभावी विस्तार के माध्यम के ज्ञान से अंतर को पाटना, लिटरेसी को बढ़ाना, विभिन्न माध्यम से, वो विज्ञापन के माध्यम हो चाहे कैसे किसी भी में, उच्च मूल्य वाली उपज, फल, सब्जियां, फूल, जड़ी बूटियां प्रोत्साहित करना कि आप इनको, बायोडीजल जैसे विभिन्न प्रकार की फसलें लगाना, किंतु ऐसा करते समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए थे। पशुपालन और मत्स्य पालन इस दिशा में 11वीं योजना के पर एक विशेष ध्यान दिया गया इस दिशा में। वाहनीय दरों, आसान ऋण उपलब्ध कराना, प्रोत्साहन ढांचा और बाजार की कार्य प्रणाली को सुधार करना, जो अभी भी जो है वो सुधार की प्रक्रिया चल रही है। कृषि सुधार संबंधी मुद्दों पर फिर से ध्यान दिया जाए। राज्यों के कार्यक्रम इस प्रकार बनाए बनाए तथा क्रियान्वित किए जाएं कि वे प्रादेशिक पारिस्थितिकी के अनुकूल हों। ये एक था कि जो आपने फसल उत्पादित करनी है, बीज इस्तेमाल करना है, कीटनाशक इस्तेमाल करना है, वो उस प्रदेश की पारिस्थितिकी के अनुकूल होना चाहिए। इस दिशा में कार्य किया, जिनमें कृषि जलवायु की दशाओं, उपयुक्त दशाओं और उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास की उपलब्धता का समावेश और समय पर पर्याप्त विस्तार और वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना, जो 11वीं पंचीय योजना में रखा है। और फसल की कई प्रजातियों का विघटन दलहनों का उत्पादन उच्च स्तर को प्राप्त करने मुख्य बाधा बने, और आनुवांशिकता के रूप में कम उपज और कम निर्दिष्ट वाली फसलें, विदेशों के दलहनों की उपलब्धता सीमित होने के कारण का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए संकर किस्मों का विकास करना इसकी पहली जरूरत बन गई थी। और भारत में कृषि की किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास व इसके उच्च सामाजिक प्रतिलाभ के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कम थे। ये हमने डेवलपमेंट किया, मगर जो अंडर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फिर भी हम काफ़ी कम थे। और अब धीरे धीरे जो है उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि भोजन की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। क्षेत्र विशिष्ट बीजों एवं उनके प्रयोग का विकास के रूप में जल की प्रचुरता वाली पूर्वी पट्टी होने से इन क्षेत्रों में उपज के स्तरों को बढ़ा सकता है। अनुसंधान और विकास में वर्षा पोषित व सूखा संभावित क्षेत्रों में सूखा रोधी जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए जिम्मेदार फसलों, जैव प्रौद्योगिकी जिसमें वृद्धि और निर्यात की संभावनाओं आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। उचित क्रियान्वयन के लिए किए जाने के लिए कृषक को समूह, पंचायती राज संस्थाओं और निजी क्षेत्रों की भागीदारी से आजीविका सुरक्षित बढ़ाने के लिए जुलाई 2006 से शुरू की गई और राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण परियोजना अग्रणी कृषि विज्ञानों में मूल नीतिगत अनुसंधान को दृढ़ करने में काफ़ी सहायक हुई है। और ये जो प्रोसेस है वो निरंतर डेवलपमेंट का जो है वो है। अब बात का जो समय आता है उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया, यथार्थ कृषि, सतत हरित क्रांति का मार्ग। ये क्योंकि इसके हानियां हमारे सामने आ गई थी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें हमारा ध्यान दिया गया। और हरित क्रांति के संदर्भ में अब ये स्वीकार किए जाने लगे कि बीज, पानी, उर्वरक तकनीक पर आधारित यह व्यवस्था अपने चरम बिंदु पर पहुंच गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज हम संपन्न हो गए और मैक्सिमम गए। एवं उत्पादकता में और अधिक वृद्धि कर पाना अब इस तकनीक से संभव नहीं होगा। इसके साथ ही हरित क्रांति के पर्यावरण पर प्रभाव को देखते हुए उत्पादकता वृद्धि के वैकल्पिक मार्गों की खोज की जा रही है वर्तमान में। और इसी का परिणाम है कि एक नया शब्द आया और नई तकनीक फॉर्म में आई, यथार्थ कृषि। यथार्थ कृषि में मृदा प्रबंधन अभी भी काम चल रहा है, सॉइल के ऊपर सॉइल कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये यथार्थ कृषि का ये कॉन्सेप्ट है। किस्मों के संवर्धन करना, जल को संचित करना, उसका संचरण करना, समेकित कीट नियंत्रण, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जो बीजों का प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों के समन्वय के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता है। ये यथार्थ कृषि के मुख्य उद्देश्य हैं। जहाँ यथार्थ कृषि में विविध भूमि में जल के वैज्ञानिक आयोजन पर आधारित होती है, जिसके अंतर्गत प्रकृति की सेवाओं और प्राकृतिक पूंजी स्टॉक पर एक साथ ध्यान दिया जाता है। प्राकृतिक पूंजी स्टॉक में मिट्टी या मिट्टी के पोषक तत्व, जैव विविधता, जल, खनिज, वन, सागर इत्यादि आते हैं। और प्राकृतिक की सेवाओं में जल चक्र, पोषण चक्र, कृषि, वानिकी इत्यादि आते हैं।
अब इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। यथार्थ कृषि के अंतर्गत कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान, कीटनाशक, मौसम विज्ञान, पादप विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों के अनुसंधान में लाभ उठाया जाता है। और भविष्य में मानव के मूलभूत आवश्यकताओं को, पर्यावरण को बिना क्षति, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहा वर्तमान में है, और पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए पूरा करने की दिशा में यथार्थ कृषि आशा की किरण है। इम्पोर्टेंस: वर्तमान में बीज, जल, उर्वरक आधारित तकनीक संवहनीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में नहीं ले जा सकती है, परंतु यथार्थ तकनीक के माध्यम से संवहनीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद जो है भारत में पीली क्रांति प्रारंभ हुई, और पीली क्रांति की जो है वो मुख्यतः जो है वो विभिन्न प्रांतों में, और तिलहन की क्रांति है। और तिलहन के क्षेत्रों, तिलहन की वृद्धि करना, और उसमें सरसों भी इंक्लूड है। आत्मनिर्भर करना, नई टेक्नोलॉजी करना, उत्तम किस्म के बीजों को सर्वोत्तम उपयोग किए जाने से पीली क्रांति के परिणाम आज भारत में खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। तिलहन उत्पादन के क्षेत्र संबंध में कार्यक्रम 23 राज्यों में 337 जिलों में सम्मिलित है। जो पीली क्रांति है वो जो कुल है तिलहन, और इस दिशा में खाद्य तेल हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। एक महत्वपूर्ण क्रांति जो है वो आती है आलू की क्रांति, और जो आलू जो है 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। ये हमारा ओरिजिन नहीं है। इसे ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है। सन 1949 में पटना में स्थापित, ये क्वेश्चन बनेगा, आलू अनुसंधान संस्थान बना। 50 वर्ष के लगातार कंटिन्यूस अनुसंधान के पश्चात आलू भारत में जो सर्दियों में अक्टूबर से जनवरी और फरवरी के मध्य खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। 1956 का टाइम जो है पटना में, शिमला में स्थानांतरित केंद्रीय आलू संस्थान द्वारा आलू की अनेक रोग रोधी किस्में, जिसमें कुफरी, ये उसकी वैरायटीज हैं, चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी चिपसोना एक, कुफरी चिपसोना दो, कुफरी लालिमा, कुफरी बादशाह, कुफरी स्वर्ण आदि महत्वपूर्ण है। तथा जो टेक्नोलॉजी है के विकास से भारत में जो है आलू क्रांति हुई और आत्मनिर्भर हुए हैं। और भारत में आलू की प्रति हेक्टेयर औसतन उपज जो है 19.2 टन है, जबकि शेष विश्व में जो है वो विश्व की हेक्टर जो है उत्पादन जो है 15.6 है। तो भारत काफ़ी अग्रणी है, और इस प्रकार जो भारत जो है आलू उत्पादन में जो विश्व में 5वां स्थान रखता है। तो वर्तमान जो है वो नीति आयोग ने एक रोड मैप बनाया है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, और इस दिशा में नीति आयोग जो आए योजना आयोग था, अभी नीति आयोग है। इसने 3 इयर्स रोड मैप 2017 से लेकर 2020 तक का एक रोड मैप बना दिया है। और इस रोड मैप के दिया की जो है वो फार्म सेक्टर के तहत, एंड इंश्योरिंग द फार्मर्स इनकम डबल बाय 2022, ये मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2022 तक जो किसानों की जो है आय जो है वो दुगनी हो जाए। और इस दिशा में जो है वो तकनीक को लिया जाए। इंक्रीज फार्म प्रोडक्टिविटी है, क्लाइमेट रेजिस्टेंस जो है, इंडिजीनियस ब्रीड जो है, काउज हैं, बफेलोज हैं, ये जानवरों की दिशा में अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। इस दिशा में प्रयास किया जाए, और मैक्सिमम जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूटिलाइजेशन हो, और मार्केट कंसोलिडेटिंग द ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इंटर मार्केटिंग ट्रांजैक्शन अमंग द अदर्स, आपस में जो है वो आदान प्रदान भारत में संभव, वही दिशा में नीति आयोग ने प्रयास प्रारंभ किया है। थैंक यू।